बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाइटल साइन का यूनिट है। लास्ट हमने 35 स्लाइड कवर कर लिए थे इसके, और उसमें 35 स्लाइड में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। और जो एंड हमने किया था वो पल्स पे किया था। पल्स के टाइप कहाँ कहाँ से हम पल्स के पल्सेशन ले सकते हैं, और हार्ट रेट कहाँ कहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट द पल्स। पल्स किस तरह असेस किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। A pulse is a commonly assessed by a palpation or auscultation। पल्स जो है बेसिकली हम दो तरीक़ों से उसको मेजर कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। एक पल्पेशन के ज़रिए, दूसरा अस्कल्टेशन के ज़रिए। पल्पेशन अपनी उंगलियों के ज़रिए उसको पल्पेट कर सकते हैं, और दूसरा अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के ज़रिए उसको सुन सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, 3 मिडल फिंगर आर यूज्ड फॉर अ प्लेटिंग ऑल अ पल्स साइड एक्सेप्ट फॉर द एपिकल पल्स। हमारे जितने भी पल्स के साइड है वहाँ पर हम 3 फिंगर्स रखेंगे। उस 3 फिंगर्स के बिना पे हम वहाँ पर पल्स को पल्पेट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ वाहिद एपिकल पल्स है जिसको हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं। और एपिकल पल्स जो होते हैं हमारे हार्ट का जो बेस होता है, जब हम स्टेथोस्कोप को हार्ट के ऊपर रखते हैं और वहाँ से उसकी जब पल्सेशन सुनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल पल्स कहलाया जाता है। तो एपिकल पल्स हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए असेस कर सकते हैं। Stethoscope is the used in the assessing a apical pulse and the fetal heart tones, and a Doppler ultrasound is used for the pulse that is a difficult assess। ठीक है, वो फर्स्ट लाइन में कहा कि स्टेथोस्कोप हम यूज़ करेंगे एपिकल पल्स के लिए। फिर कहते हैं कि वो पल्स जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से असेस कर दें, असेस नहीं हो पा रहे हो और उसमें असेस करने में मुश्किलात हो, तो उसको हम डोपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उस पल्स को फिर असेस करते हैं। The pulse is normally palpated by the applying or a moderate pressure with the 3 finger of the hand। कहते हैं पल्स बेसिकली हम उसको नॉर्मली किस तरह असेस करते पल्पेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जहाँ पर पल्स हमने असेस करनी है वहाँ पर जब हम अपनी 3 उंगलियाँ रखते हैं और उसको बिल्कुल हल्का सा प्रेशर दे दें तो हमें पल्स महसूस हो सकती है, असेस हो कर सकते हैं। The pad of the most distal aspect of the finger, that most sensitive area of the detecting the pulse। हमारे जो उंगलियों के ये पैड्स होते हैं, बिल्कुल आखिरी हिस्से जो होते हैं उंगलियों के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये, इसलिए उस पल्स को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। Nursing consideration when assess the pulse. Before the nurse assess the resting pulse, the client should assume the comfortable position। जब भी हमने पल्स चेक करने तो पेशेंट को रेस्ट में होना चाहिए और उसको कंफर्टेबल पोजीशन में हो, तो उसके बाद हम उसके पल्स चेक करेंगे। द नर्स शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग एनी मेडिकेशन दैट कुड बी अफेक्ट द हार्ट रेट। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो हमारे हार्ट रेट के ऊपर अफेक्ट करती है, हार्ट रेट को स्लो भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। वेदर द क्लाइंट हैज़ बीन फिजिकल एक्टिव, if so, wait a 10 to 15 minutes until the client has a rest and the pulse has a slow to it a usual rate। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, पेशेंट है, उसके पल्स हमने चेक करने हैं तो हमने मेक श्योर अगर वो फिजिकल एक्टिव हो, मतलब भाग दौड़ कर आया है, फिजिकल एक्टिव हो, तो हम उसको रेस्ट करेंगे। उसको मतलब आप 10 से 15 मिनट आप रेस्ट करें। जब उसके नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसके पल्स को असिस्ट करेंगे। अच्छा, कंटिन्यू। एनी बेसलाइन डेटा अबाउट द नॉर्मल हार्ट रेट फॉर द क्लाइंट, फॉर एग्जांपल फिजिकल फिट एथलीट may have a heart rate below 60 bpm। जब हम किसी भी पेशेंट का हार्ट रेट जब हम उसको असिस कर दें तो हमने उसको क्या करना है, एक राइट डाउन करना है, अपने पास लिखना होगा, ठीक है। उसके जो पल्स रेट होते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दी गई कि जो फिजिकल फिट एथलीट होते हैं, एथलीट कहते हैं जो जिम, वो लोग जो जिम वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो बॉडी बिल्डर जो होते हैं उसको एथलीट कहा जाता है। और उन लोगों का जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल जो होता है वो 60 से कम होता है, ये नॉर्मल है उन लोगों का, एथलीट्स का, ठीक है। अच्छा, वेदर द क्लाइंट शुड अज्यूम अ पर्टिकुलर पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन अ सम क्लाइंट द रेट चेंज विद द पोजिशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ब्लड फ्लो वॉल्यूम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। कहते हैं जब कोई शख्स जो होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा लेटा हुआ है
और वो उसका पल्स चेक कर दे, उसके पल्स आपको 70 आ रहे हैं, जैसे वो बैठ जाएगा तो उसके पल्स के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। उस चेंजिंग का मेन वजह ये है क्योंकि जब ब्लड फ्लू एकदम चेंज हो जाता है, जब लेटा हुआ होता है इंसान तो उसका ब्लड फ्लू अलग होता है, उसकी वजह से पल्स अलग आती है रेस्ट कंडीशन में। जब इंसान बैठ जाता है तो ब्लड फ्लू जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पल्स है वो भी उसमें भी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट ऑफ द एपिकल पल्स इज इंडिकेट फॉर वे क्लाइंट। अब जब एपिकल पल्स को हम किस तरह असेस करते हैं, द क्लाइंट होज अ पेरिफेरल पल्स इन इरेगुलर या अनविजिबल, वो शख्स जिसके जो पेरिफेरल पल्स है जैसे रेडियल, ब्रिकियल, कैरोटिड हो गए, फेमोरल, पेप्टिडियल, इस तरह के जो पल्स है जहाँ से हम पल्सेशन एरिया है, अगर वो इरेगुलर वहाँ पर हो और अनवेरिएबल हो और प्रॉपरली समझ नहीं हो तो इसके बदौलत फिर हम क्या करते हैं, एपिकल पल्स लेते हैं, हार्ट से फिर एपिकल पल्स को असेस करते हैं। द क्लाइंट विद नो कार्डियोवास्कुलर, with pulmonary and renal disease, वे न्यूबॉर्न इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अप टू 2 and 3 year old, इनका भी हम एपिकल पल्स से उसका हम लेते हैं, या कार्डियोवास्कुलर का, पल्मोनरी, रीनल डिजीज, इनका जो पेशेंट होते हैं इनके हम जो पल्स लेते हैं वो एपिकल लेते हैं, ठीक है। या जो न्यूबॉर्न हो गए, बच्चे हो गए, इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रन, इनके भी अगर या ओल्ड हो गए या 3 साल से भी ऊपर के बच्चे हो गए तो उनका जो पल्स होते हैं वो बेसिकली अगर हम असेस करते हैं तो वो हम एपिकल पल्स असेस करते हैं, ठीक है। तो एपिकल पल्स इन पेशेंटों का किया जाता है। अभी रिस्पायरेशन की बात है, ये रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल इतना नहीं है। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड द रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट, द लंग्स प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस। कहते हैं रिस्पायरेशन एक वो अमल है, एक वो प्रोसेस है जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। और इस रिस्पायरेशन के अंदर जो हमारे लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है। रिस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग विच इज रेफर टू प्रोसेस। रिस्पायरेशन एक सांस लेने का एक अमल है, एक्ट है, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। यहाँ पर एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्सटर्नल भी आ सकते रिस्पायरेशन में से, इंटरनल रिस्पायरेशन से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। External respiration, the inter the interchange of the O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वुलाई एंड पल्मोनरी ब्लड। पल्मोनरी ब्लड और एल्वुलाई, इन दोनों के दरमियान जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के चेंजिंग होती है, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाई जाती है। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बेसिकली एल्वुलाई जो होती है ये हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इस लंग्स में जब हमारी एल्वुलाई पाई जाती है, इस एल्वुलाई और पल्मोनरी जो ब्लड, जो लंग्स के अंदर ब्लड है, इसके दौरान दरमियान आपस में जो गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आपस में एक्सचेंजिंग जो होती है, इस एक्सचेंजिंग को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाई जाती है, ठीक है। अब इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है? With the interval take place throughout the body, it is the interchanging of the gases between the circulating blood and the cell of the body tissue। फिर जब हमारे एल्वुलाई के अंदर उस ब्लड जो मौजूद है उसको ऑक्सीजन जब मिल जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, मूव होता है पूरी बॉडी में, और वहाँ पर वो ब्लड चेंज हो जाता है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर गया है, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की चेंजिंग उस ब्लड और बॉडी सेल और उस टिश्यू के दरमियान, जब बॉडी सेल और टिश्यू इन दोनों के दरमियान गैस एक्सचेंजिंग होती है तो इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाया जाते हैं। सिंपल से मैं मिसाल आपको दोबारा बता दूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो जब हमारी बॉडी के टिश्यू के साथ गैस एक्सचेंज करता है, हमारी बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन दे देता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो इस जो चेंजिंग अमल है इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाई जाती है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पायरेशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं? पेन, दर्द की वजह से भी हमारा रिस्पायरेशन रेट बढ़ता है, एनजाइटी की वजह से भी, एक्सरसाइज की वजह से भी, कुछ मेडिकेशन ऐसी है जिसकी वजह से भी हमारा रिस्पायरेशन रेट बढ़ता है या कम होता है, ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन, या रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट के डिजीज़ हो गया, रिस्पायरेटरी की डिजीज़, इसकी वजह से भी
हमारी जो रिस्पायरेशन है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। अल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड एंड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड बेस का जो बैलेंस होता है, इसके अंदर जब अल्ट्रेट हो जाते हैं, अल्ट्रेट कहते हैं तब्दीली आ जाए, इसके नॉर्मल रेंज के अंदर जब तब्दीली आ जाए, तो इसकी तब्दीली की वजह से भी हमारे रिस्पायरेशन रेट क्या होते हैं, वो भी बढ़ते हैं या कम होते हैं। असेसिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को हम कैसे असेस करते हैं, इंस्पेक्शन के जरिए। इंस्पेक्शन का वर्ड देखते हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन को हम जब हम किसी की सांस देखते हैं तो उसको वो किस तरह असेस करेंगे, देखने के जरिए, इंस्पेक्शन के जरिए उसको हम असेस करते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई रिस्पायरेशन का अमल है तो हम उसको किसके जरिए देख सकते, असेस कर सकते, तो इंस्पेक्शन के जरिए। लिसनिंग विद द स्टेथोस्कोप, मॉनिटरिंग द आर्terial ब्लड गैस रिजल्ट यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर, इंस्पेक्शन के ज़रिए भी देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी हम उसके जो ब्रीथिंग है उसको हम लिसन सुन सकते हैं, ठीक है। मोनिटरिंग द आर्टरियल ब्लड गैस, आर्टरियल ब्लड गैस, इसके अंदर भी हम उसके जो रिस्पायरेशन रेट है उसको भी हम असेस कर सकते हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर आता है, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी मशीन जैसी होती है जो उंगलियों पे लगाई जाती है, उसमें हमारे जो पल्स रेट होते हैं वो दिखाए जाते हैं, हमारा इंटरनल सिचुएशन दिखाए देते हैं, O2 हमारा दिखाया जाता है उसमें पल्स ऑक्सीमीटर में। अक्सर आप लोगों को विजिट किया होगा, अगर कोई आईसीयू वगैरह गया हो या जना में कार्डियो की जगह पे गया, तो वहाँ पर एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाए जाते हैं उंगलियों पे। बेसिकली वो फिर ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, उस मशीन के अंदर उसकी हार्ट रेट आती है, पल्स आती है, रिस्पायरेशन रेट आती है। Characteristics of the respiration. Respiration rate is indicate the number of the time of the person breathe in out 1 minute. Respiration rate क्या होता है बेसिकली, 1 मिनट के अंदर जो शख्स सांस लेता है और निकालता है, इस अमल को हम रिस्पायरेशन रेट कहलाए जाते हैं। 1 मिनट के अंदर, अगर 1 मिनट के अंदर एक शख्स 50 दफ़ा सांस लेता है और निकालता है तो इसका रिस्पायरेशन रेट हमारे पास 50 आएगा, ठीक है। डिप क्या कहते हैं, it is the estimated by the observing the movement of the chest during the inspiration which may be deep of shallow. डीप उसे कहते हैं जब एक शख्स को हम देखते हैं अगर वो सिर्फ सांस लेने के दौरान उसका चेस्ट जो है बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है, डीप बहुत ज़ोर से वो सांस ले रहा है, और उसका जो चेस्ट है वो बिल्कुल डीप अंदर की तरफ जा रहा है, ज़ोर से सांस ले, तो उसको हम डीप कहलाया जाता है, ठीक है। रिदम, अक्सर ये डिप का जो अस्थमा का पेशेंट वो बहुत ज़ोर लगाता है सांस लेने के लिए, उसके अगर आप चेस्ट के ऊपर फोकस करो, या नमूनिया का पेशेंट हो तो उसका चेस्ट जो होता है वो डीप की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, शेलो, बिल्कुल स्लो मूवमेंट होती है उसकी। रिदम क्या होता है, इट इंडिकेट द इक्वल इंटरवल बिटवीन टू रिस्पायरेशन। रिदम, फॉर एग्जांपल, रिदम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो रिदम एक सांस का अमल, मैं एक दफ़ा सांस ले रहा हूँ और उसके बाद दूसरा सांस, मैंने एक सांस लिया उसके बाद मैंने दूसरा सांस 2 सेकंड बाद लिया, तीसरा सांस फिर 2 सेकंड बाद लिया, चौथा सांस फिर 2 सेकंड बाद लिया, तो मेरा जो रिस्पायरेशन का रिदम है वो नॉर्मल कहलाया जाएगा। अभी मैं रिस्पायरेशन अभी एक मैंने पहली सांस ली, फिर मैंने 3 मिनट बाद दूसरी सांस ली, फिर 5 मिनट बाद दूसरी सांस ली, तो इस ये मेरा रिदम क्या होगा, ये ख़राब रिदम हो गया, डिस्टर्ब रिदम होगा मेरा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नॉर्मल रिस्पायरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिस्पायरेशन एक शख्स है जो 60 साल का है या 60 साल से ऊपर है उसकी एज, तो उसका 1 मिनट में जो रिस्पायरेशन होगा, सांस लेने का अमल होगा, वो 10 से 26 के दरमियान होगा। 1 मिनट से वो 10 से 26 मरतबा सांस लेगा, इसके दरमियान। अगर एक शख्स 18 से 59 साल की उम्र में, तो वो 10 से 20, 1 मिनट के अंदर 10 से 20 मरतबा सांस लेगा। अगर एक शख्स 12 से 17 साल है तो वो 12 से 20 दफ़ा 1 मिनट के अंदर सांस लेगा। अगर 6 से 11 साल है वो 15 से 25, 1 से 5 साल की उम्र है तो वो 20 से 30 दफ़ा 1 मिनट के अंदर सांस लेगा। और अगर एक बच्चा है पैदाइश से लेकर 12 मंथ तक है, 1 साल तक है, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट के अंदर 30 से 60 तक, 1 मिनट के अंदर 30 से 60 मरतबा सांस लेगा 1 मिनट के अंदर। हाउ टू टेक अ रिस्पायरेशन रेट, हम रिस्पायरेशन रेट कैसे लेते हैं। वी द चेस्ट राइज ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग इन, जब हम सांस इन करते हैं, अंदर सांस लेते हैं,
जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब हम ब्रीथ को निकालते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसको हम एक्सपायरेशन कहलाया जाता है। द चेस्ट राइज ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, breathing in, and falls during the expiration, breathe out and count the time of the chest। सांस इसमें लिखा है कि हम किस तरह उसका रिस्पायरेशन रेट लेंगे। वो जब एक दफ़ा सांस लेगा और दूसरे वो सांस बाहर निकालेगा, तो उसको रेट को 1 मिनट तक हम काउंट करेंगे कि वो 1 मिनट में कितना सांस लेता है। रेंज मैंने आपको भी बता दी गई है। Place the patient arm in a relaxed position across the abdomen and place your hand on patient arm and now observe the complete respiratory cycle। इंस्पायरेशन रेस्पिरेटरी साइकिल का नाम जहाँ पर आ जाए तो रेस्पिरेटरी साइकिल में ये दो चीज़ें आती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सांस लेना और सांस निकालना, ये रेस्पिरेटरी साइकिल कहलाया जाता है। या कि पेशेंट को आपने रिलैक्स लटा देना है, रिलैक्स बिठा देना है, ठीक है, और उसके आर्म बिल्कुल रिलैक्स कर देने हैं, दोनों हाथ रिलैक्स कर देना है, और उसके दोनों आर्म पर आपने अपना हाथ रख देना है, और उसको सांस लेने और सांस निकालने के अमल को आपने ऑब्जर्व करना है कि 1 मिनट में वो कितना सांस लेता है और निकालता है, ठीक है। You may place a hand or a stethoscope on the chest if you having a trouble seen in the chest rise and fall। अगर सांस लेने और निकालने के दौरान आपको ऐसा कोई मसला नज़र आया कि इसको कोई तकलीफ़ हो रही है, सांस जब ये ले रहा है इसको कोई मसला आ रहा है, तो फिर आपने स्टेथोस्कोप के ज़रिए उसके चेस्ट पर आपने स्टेथोस्कोप लगाना है। और उस स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है, स्टेथोस्कोप का जो एंड ऊपर वाला गोल हिस्सा होता है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। उस डायफ्राम को आपने उसके चेस्ट पे लगाना और उसकी तकलीफ़ को देखना कि अंदर किस तरह की साउंड आ रही है, किस वजह से इसको सांस लेने और निकालने में मसला है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग को हम यूपनिया कहलाया जाता है। टेकिपनिया, टेकिपनिया की अगर मैं बात, इंक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 24 से ज़्यादा दफ़ा जब कोई सांस लेता है, दिस इज कॉल्ड टेकिपनिया। इंक्रीज रिस्पायरेशन को हम टेकिपनिया कहलाया जाता है। ब्रेडिपनिया, डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कोई 10 से कम सांस लेता है तो उसको हम ब्रेडिपनिया कहलाया जाता है। एपनिया, एक का वर्ड्स एब्सेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विद अ टोटल सिसेशन कहते हैं रुक जाना, सिसेशन का मतलब है रुक जाना। विद टोटल सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन रेट, रिस्पायरेशन रेट और ब्रीथिंग का बिल्कुल रुक जाना, ख़त्म हो जाना, इसको हम एपनिया कहलाया जाता है। न सांस ले रहा है ना निकाल रहा है, इसको एपनिया कहलाया जाता है। हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया क्या, इंक्रीज इन द डीप और रिस्पायरेटरी। अभी यहाँ पर आप बोले, अभी आप स्टूडेंट ये क्वेश्चन करेंगे तो ट्रिकिपनिया भी इंक्रीज रिस्पायरेशन को कहते हैं और हाइपर एपनिया भी, मगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ट्रिकिपनिया में क्या होगा, नॉर्मल आपको जो ब्रीथिंग रेट है वो रिस्पायरेटरी रेट है वो इंक्रीज होगा, मगर हाइपर एपनिया में क्या होगा, इंक्रीज डीप रिस्पायरेशन। डीप रिस्पायरेशन में आपको डीप अभी समझाया कि डीप क्या होता है। डीप रिस्पायरेशन, जोर जोर से सांस लेगा, जब मतलब बहुत मुश्किलात होगी उसको सांस लेने में और उसको बहुत ज़्यादा डीप सांस लेगा तो उसको हम हाइपर एपनिया कहलाया जाता है। डिसएपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने के अंदर कोई तकलीफ हो रही है तो उसको हम डिसएपनिया कहलाए जाते हैं। ऑर्थोपनिया, एबिलिटी टू ब्रीथ इन अपराइट पोजीशन। ऑर्थोपनिया कहते हैं वो एबिलिटी जब हम अपराइट पोजीशन में बैठ जाते हैं उस टाइम जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको ऑर्थोपनिया कहलाया जाता है। ऑर्थोपनिया आगे आपको मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा आगे। कोस्टल एंड थोरेसिक ब्रीथिंग, कोस्टल भी कहते हैं, थोरेसिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। अभी कोस्टल ब्रीथिंग किसे कहते हैं या थोरेसिक ब्रीथिंग किसे कहते हैं, एक और व्हेन अ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड अदर एक्सेसरी मसल्स यूज मूव टू चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब हम सांस लेने के दौरान हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, हमारे जो रिब्स होते हैं, इनके जो मसल्स होते हैं, इसको इंटरकोस्टल मसल्स कहलाया जाता है। ये रिब्स के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और उसके साथ साथ जो हेल्पिंग एक्सेसरी मसल्स होते हैं, एक्सेसरी मसल ट्रेपेजियस मसल्स होता है, शोल्डर मसल्स होते हैं। जब हम सांस लेने के दौरान अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज़ करें और एक्सेसरी मसल्स भी यूज़ करें, और जिसकी वजह से हम जब सांस लेते हो हमारा चेस्ट जो होता है अपवर्ड, बाहर की तरफ, बाहर ज़्यादा निकल रहा है। जब ज़ोर से सांस ले तो हमारा जो सीना है, चेस्ट, वो बाहर आता है ज़्यादा सांस लेने के दौरान। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक ब्रीथिंग कहलाया जाता है। नॉर्मल में ये हमारा जब हम सांस लेते तो हमारा सीना ज़्यादा बाहर नहीं आता, मगर एबनॉर्मल कंडीशन में ये होगा
जब हम अस्थमा का पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा तो वो क्या करता है, जब वो सांस लेते हैं तो वो जोर लगाते हैं और उसकी वजह से अपने एक्सेसरी जो मसल्स है उसको यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके जो चेस्ट है, सीना है, वो बाहर की तरफ आता है। जब वो उसके सांस में मसला और वो एक्सेसरी मसल यूज़ करे और उसका सीना बाहर आए तो उसको हम कोस्टल ब्रीथिंग कहलाया जाता है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल ब्रीथिंग विद डायफ्रामेटिक जो होता है ये एक नॉर्मल मसल्स होते हैं जो सांस लेने के दौरान इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक और वे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग किसे कहते हैं, व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑब्जर्व बाय द एब्डोमिनल ऑफ द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। जब हम सांस लेने के दौरान हमारा जो डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो, अगर ये हमें ऑब्जर्व हो और या हमारी एब्डोमेन मूवमेंट हो तो उसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कहलाए जाते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, अगर सांस हम लेते हैं, अगर उसके दौरान हमारे पेट में मूवमेंट हो, सांस हम ले रहे हैं मगर सांस जब भी सांस लेते हैं उसमें हमारे चेस्ट की मूवमेंट होती है, मगर जब हम पेट भी मूवमेंट हो उसके सांस की लेने की वजह से तो उसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कहलाई जाती है। अभी ब्लड प्रेशर की बात है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। विद ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, विद ब्लड प्रेशर इज द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द हार्ट टू पंप ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स that heart into the arteries. It is a measure in the systolic and diastolic pressure, and BP is a measure in millimeter and of H mercury. Normal range of the 100 to 60 and 140 to 80. यहाँ पर बात हो रही है कि ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं बेसिकली, जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का, वो जब ब्लड को पंप करता है और बाहर एवोर्टा की तरफ भेज देता है। जब वो हार्ट लेफ्ट साइड हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड बाहर एवोर्टा की तरफ चला जाता है, जब ये ब्लड एवोर्टा आर्टरीज के अंदर मूव होता है तो इसके ऊपर एक हमारी जो आर्टरीज होती है एक प्रेशर अप्लाई होता है। ये जो ब्लड होता है ये हमारे आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है। बेसिकली उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है, ठीक है। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ब्लड जो होता है हमारे आर्टरीज के अंदर चला जाता है, लेफ्ट आर्टरी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाता है, उसके अंदर एवोटिक आर्टरी, एवोटा से चला जाता है, फिर एवोटा से फिर आगे फर्दर मूव होता है आर्टरीज के अंदर। उस इस ब्लड का जो प्रेशर आर्टरीज के जो वॉलों पर होता है, दीवार आर्टरीज के जो दीवारें हैं उनके ऊपर इसका जो ब्लड का प्रेशर अप्लाई होता है, इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहलाए जाते हैं बेसिकली। और दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई, एक डिस्टोलिक और सिस्टोलिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक की अगर मैं बता दूं, प्रेशर एक्सर्ट व्हेन द हार्ट मसल इज कॉन्ट्रैक्ट इज नाउन एज अ फोर्स एंड पंप ब्लड आउट ऑफ द नॉर्मल। ये जहन में आप लोग होना चाहिए, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो हमारा हार्ट पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहलाया जाता है। जब हमारे हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल 120 नॉर्मल होता है, फिर 120 से 20 उसके साथ और भी प्लस किया जा सकता है। Diastolic. We pressure exert when heart muscle is relaxed between the beats. It's known as a relaxation period of the heart. और जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है उसको हम डिस्टोलिक प्रेशर कहलाया जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो रिलैक्स भी होगा ना, तो जब रिलैक्स होता है उस रिलैक्सेशन फेस को हम डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है, डिस्टोलिक प्रेशर कहलाया जाता है। और नॉर्मल डिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 60 से लेकर 90 तक होना चाहिए नॉर्मल। अभी पल्स प्रेशर क्या कहते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इन दोनों प्रेशर के दरमियान में जो प्रेशर होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहलाया जाता है। और नॉर्मल पल्स प्रेशर जो होता है वो 40 mmGH होता है, ठीक है। ये जहन में आप लोगों ने होना चाहिए कि सिस्टोलिक किसे कहते हैं, डायस्टोलिक किसे कहते हैं। हम तो आमतौर पर कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक कहते हैं नीचे ब्लड प्रेशर। तो ऊपर नीचे का मकसद ये है कि सिस्टोलिक कंट्रक्शन, जब हमारा हार्ट कंट्रक्शन फेस में होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाया जाता है, और जब हार्ट रिलैक्सेशन फेस में होता है वो डायस्टोलिक फेस कहलाया जाता है। पल्स प्रेशर, इन दोनों के दरमियान जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो होता है वो 40 है। हाइपरटेंशन,
Hypertension is defined as the systolic blood pressure is more than 120 mmHg to 20 or to 30 mm and more than client normal systolic pressure. हाइपरटेंशन कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक आपका 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक आपका कितना होना चाहिए 90 तक आपको नॉर्मल होना चाहिए, 60 से 90 तक। अगर 100 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 20 या 30 और ऐड हो जाए, 140 हो जाए, 150, इस ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहलाया जाता है, ठीक है। और हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, ओबिसिटी, सॉरी, हाइपरटेंशन किसकी वजह से हो सकता है, मोटापे की वजह से, ओबिसिटी। हेरिडिटी जो विरासती होता है, मतलब किसी के दादा को हाइपरटेंशन का मरीज हो, उसका बेटे को भी हो सकता है, बेटी को भी हो सकता है, फिर उसके औलादों को हो सकता है, तो हाइपरटेंशन हेरिडिटी भी हो सकता है, ठीक है। अल्कोहलिज्म, वो शख्स जो ज़्यादा अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको भी हो सकता है। स्ट्रेस, वो शख्स जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्मोकिंग जो शख्स करता है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सेडेंटरी लाइफ, मतलब जो ख्याल नहीं करता लाइफ की, बाहर की चीज़ें या फास्ट फूड इस तरह जो भी इस तरह आउट चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से भी उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हार्ट डिजीज़ भी उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किडनी डिजीज़ की वजह से, पेन की वजह से भी आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की बात करते हैं, वे इन एलिवेट ब्लड प्रेशर ऑफ अननोन। अभी हाइपरटेंशन की टाइप की बात हो रही है। वे इन एलिवेट ब्लड प्रेशर ऑफ अननोन काज इज अ प्राइमरी हाइपरटेंशन। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसका कोई काज पता नहीं हो कि किसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाया जाता है। एक शख्स है, वो आया है मेरे पास क्लिनिक में और मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, 150 आ रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका 150 आ रहा है और उसका पता नहीं लग रहा है कि ये किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाया जाता है। वेन एलिवेट ब्लड प्रेशर ऑफ नाउन काज इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक शख्स आया है और उसका मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका 150 ब्लड प्रेशर आ रहा है और उसको मुझे पता लग गया कि इसको ब्लड प्रेशर किसकी वजह से है। उसने बहुत ज़्यादा नमक खाया है या स्ट्रेस में है या कोई और मसला है या हार्ट का पेशेंट है, उसकी वजह से उसका हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो इसको सेकेंडरी काज कहलाया, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाया जाता है। ये भी कुछ रेंज दी गई है कि नॉर्मल रेंज, ये रेंज आप लोग देख लेना कि न्यू बोर्न होगा तो उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितने होगा, सिस्टोलिक 73 होगा, डायस्टोलिक 53 होगा। 1 साल का बच्चा है तो उसका सिस्टोलिक 90 होगा और डायस्टोलिक 55 होगा। इस तरह अगर कोई एडल्ट है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 होगा, तो ये आ सकता है, ये 120 और 80 वाला आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। अभी असेसिंग ऑफ ब्लड प्रेशर को किस तरह असेस किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर इज द मेजर विद द ब्लड प्रेशर कफ, स्फेग्नोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर को 3 चीज़ों के ज़रिए हम असेस करते हैं। एक हमारे पास ब्लड प्रेशर कफ मौजूद होना चाहिए, कफ वो ये हिस्सा जो इसको कफ कहते हैं, ब्लड प्रेशर कफ कहलाया जाता है, जो हम हाथ के ऊपर उसको बांधते हैं। स्फेग्नोमीटर कहलाया जाता है, ये मशीन को स्फेग्नोमीटर कहलाया जाता है। और स्टेथोस्कोप हमारे पास होना चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ द स्फेग्नोमीटर, मरकरी, एनरॉयड और डिजिटल। 3 किस्म के ब्लड प्रेशर के आला आते हैं। एक होता है स्फेग्नोमीटर कहलाया जाता है, तो ये जो होता है ये मशीन वाला, इसको हम स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं। और ये जो मरकरी होता है ये इसके अंदर मरकरी होती है, इसको मरकरी ब्लड प्रेशर का जो आला है इसको कहते हैं। और एक डिजिटल होता है, ठीक है। प्रिवेंशन मेजरमेंट हो, ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए, डाइट वगैरह उसको बताने हैं, ठीक है। उसको बोलना है वेट वगैरह लूज़ करो और अपनी जो ओबीस मोटापा है उसको वगैरह कम करो। और आपने अपने डाइट में साल्ट वगैरह इस चीज़ों को कम इस्तेमाल करना है। और हार्मफुल हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को किस के प्रोसीजर से आप लोगों ने असेस करना है। ये क्लीन द स्टेथोस्कोप एंड एयर एयर पीसेस एंड द डायफ्राम एंड विद अल्कोहल। आपने अल्कोहल से क्या करना है, स्टेथोस्कोप को साफ़ करना है, उसके डायफ्राम को, उसके जो एयर पीसेस होते हैं जो कानों के अंदर वो लगाए थे स्टेथोस्कोप के, उसको एयर पीसेस किया जाता है, इनको आपने अल्कोहल से साफ़ करना है। लोकेटेड द ब्रिकियल पल्स इन दिस द वेयर ऑफ द स्टेथोस्कोप विल बी प्लेस्ड। आपने क्या करना है, इसको जो हमारे ब्रिकियल पल्स होते हैं वहाँ पर आपने स्टेथोस्कोप को वहाँ उस जगह पर रखना है। रोप द कफ एंड above the elbow with the around pointing to the brachial artery and fasten in the cuff
so it fit in comfortably. Place the diaphragm of the stethoscope flat in the pulse inside of the holding. अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जब भी आपने किसी शख्स का ब्लड प्रेशर चेक करना है, पहले तो आपने स्टेथोस्कोप को साफ़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके जो बीपी कफ है उसके एल्बो से थोड़ा सा ऊपर आपने उसको बीबी कफ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाना है। फिर आपने स्टेथोस्कोप को ब्रिकेल के ऊपर रखना है, ठीक है। फिर लिखा है क्लोज द वॉल ऑन द बीपी कफ बाय द टर्निंग इट इन द राइट क्लॉकवाइज। फिर वो जो बीपी का जो वो तो गोल सा वॉल्व होता है जिसको आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज आपने उसको टाइट कर देना है, बंद कर देना है। और जब आप उसको बंद करेंगे, जब फिर आप उसको पुश करेंगे तो उसके अंदर एयर फिल्ड होगा। वे deflate the cuff and slowly by the opening the valve and slightly and turning and the counter clockwise to the left with your thumb and index finger. Allow the air to escape slowly well in the listening for the pulse sound. If we inflate of the cuff and until you can longer feel and radial pulse, then inflate the cuff 30 mm in point speed of point. यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि भाई फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने कफ वगैरह लगा दिया और उसके स्टोप उसके आपने ब्रिकेल के ऊपर रख दिया। फिर आपने क्या करना है, उस जो ब्लड प्रेशर का वो कफ होता है उसके एंड में एक वॉल्व होता है, उसको आपने टाइट कर देना है। जब वॉल्व टाइट होगा फिर आपने उसमें पुश करना है तो एयर फील्ड होगी, फिर उसको स्लोली स्लोली खोलना है और आपने फिर उस साउंड को लिसनिंग करना है। वो साउंड जहाँ से स्टार्ट होगा उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम सिस्टोलिक कहलाए जाते हैं, और वो साउंड जहाँ पर एंड होगा तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है, ठीक है। Note the reading of which of the head and first clear and regular and pulse sound in the number of the systolic and counting listening until the sound and disappear the diastolic pressure and note and reading। आपने वही करना जैसे आपने उस वॉल्व को स्लोली स्टार्ट किया और जहाँ से वो वहाँ से आप स्टेथोस्कोप सुनते रहोगे, जहाँ से वो साउंड स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम सिस्टोल कहते हैं। और जहाँ पर एंड होता है, मिसाल के तौर पर मैंने ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ शख्स का, उसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 120 पे उसका जब उसका कांटा आता है और वो सुई आती है वहाँ से साउंड स्टार्ट होता है, तो वो 120 जो होगा वो उसका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जैसे वो आके 80 पर क्लोज होता है, डिसअपेयर हो जाते, साउंड ख़त्म हो जाए, तो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होगा। फिर ओपन द कफ एंड कंप्लीट डिफरेंट कफ एंड रिमूव द कफ फ्रॉम द पेशेंट। फिर क्या करना है, पेशेंट से कफ को आपने रिमूव करना है। अभी हाइपोटेंशन की बात करते हैं। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, अभी हमने हाइपरटेंशन का पढ़ा, अभी हाइपोटेंशन की बात करते हैं। विच इज डिफाइन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 एंड 20 to 30 mmGh below the client नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। अगर नॉर्मल सिस्टोलिक जो प्रेशर है उससे अगर 20 से 30% ब्लड प्रेशर जो है कम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहलाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो रेंज है हाइपोटेंशन का उससे अगर 20 से 30% जो रेंज है वो कम आ जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन किसकी वजह से हो सकते हैं, हेमोरेज की वजह से होती है। हेमोरेज किसे कहते हैं, जब ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और ब्लड उन वेन से उन वेसल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इसको हम हेमोरेज कहते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, वोमिटिंग की वजह से भी, डायरिया की वजह से भी, एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पसीने निकलने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। एडिशन डिजीज़ एक अलग डिजीज़ है, फिर आप लोग बाद में पढ़ेंगे वो क्या होता है, यहाँ पर आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड जब थायराइड हार्मोन बिल्कुल कम प्रोड्यूस करे उसको हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारे गले के अंदर होते हैं, और जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा कम की तादाद में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे उसको हाइपोथायराइडिज्म कहलाया जाता है। फिर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए मेडिकेशन, इनकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की अगर मैं बताता चलूँ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं इज अ सडन ड्रॉप ऑफ द ब्लड प्रेशर व्हेन यू आर स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग एंड फ्रॉम and lying down in position you may feel and dizzy and even faint. Orthostatic means upright posture, and hypertension upright posture hypertension is a low blood pressure and current also called a postural hypertension। यहाँ पर आपने जहन में रखना है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है जब हम लेटे होते, जब एक शख्स लेटा होता है वो अचानक से बैठ जाए और उसकी वजह से एकदम उसका ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। अचानक से जब कोई लेटा होता है एकदम उस बैठ जाता है
लेटा होता है एकदम वो बैठ जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, एकदम बिल्कुल डाउन आ जाता है। जब अचानक खड़ा हो जाने की वजह से उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर एकदम नीचे की तरफ आ जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहलाया जाता है। ठीक है। फिर बताया कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की अगर मैं बात बता दूं, इसके दूसरे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहलाया जाता है। ठीक है, दो नाम होते हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को दूसरा नाम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ठीक है। हाइपोटेंशन केयर, हाइपोटेंशन का किस तरह केयर करना है, उसकी हिफाजत किस तरह करनी है, लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसका हिफाजत कैसे करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मोनिटर द हाइपोटेंशन क्लाइंट अ केयरफुल प्रिवेंट फॉल। हाइपोटेंशन पेशेंट जो होते हैं उसको गिरने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक पेशेंट है वो उसका ब्लड प्रेशर कम है और वो अगर चले उसको गिरने के खतरे से, तो आपने उसको हिफाजत करना, उसको बिठा देना एक जगह पे कि उसका चले फिरे नहीं, कि वो गिर ना जाए। When the assessing for the orthostatic hypotension, प्लेस द क्लाइंट टू द स्पाइन पोजीशन फॉर 10। अगर आपने ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन किसी का असेस करना है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे क्या करना है, 10 मिनट तक लिटा देने। सुपाइन पोजीशन कहते हैं जब पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा होता है, उसको हम सुपाइन पोजीशन कहलाया जाता है। 10 मिनट तक आपने उसको लिटाया रखना है। फिर रिकॉर्ड द क्लाइंट पल्स एंड ब्लड प्रेशर, उस टाइम पर आप 10 मिनट बाद आपने उसके ब्लड प्रेशर चेक करना है, पल्स चेक करना है। फिर असिस्ट द क्लाइंट स्लोली सिट एंड स्टैंड, सपोर्ट विद द क्लाइंट एंड काज और द फिटनेस। फिर क्या करना है, फिर आपने स्लो उसको आराम से उसको बिठा देना है, या स्लोली आराम से उसको खड़ा कर देना है या बिठा देना है। फिर क्या करना है, उसके बाद दोबारा उसका आपने ब्लड प्रेशर हार्ट रेट देखनी है, तो उसके अंदर और इसके जो लेट जिस टाइम वो लेटा हुआ है उसका आपने रिकॉर्ड करना है, उसके अंदर, और जब वो खड़ा हो जाए बैठ जाए उसके अंदर ब्लड प्रेशर के पल्स के अंदर काफ़ी चेंजिंग होगी। तो इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहलाया जाता है। इमीडिएटली रिचेक एंड पल्स एंड ब्लड प्रेशर। Repeat the pulse and blood pressure is after the 3 minutes and record the result. If the rise in pulse of a 5 to 30 BMR or drop in blood pressure in 20 mmg systolic or 10 mmg in diastolic indicate the orthostatic hypertension. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस शख्स से उसका मैंने अभी वो लेटा हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर 120 140 आ रहा है और 90 आ रहा है, ठीक है, और 10 मिनट बाद 10 मिनट तक वो लेट है, मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर 140 और 140 और 100 आ रहा है एग्जाम्पल, और फिर मैंने उसको 10 मिनट बाद अब बिठा दिया और खड़ा कर दिया, और उसके 3 मिनट बाद मैंने दोबारा उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। उसका ब्लड प्रेशर, अगर वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 जो आ रहा था, अगर वो 120 हो गया है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 पर आ गया है, तो इसको हम कंडीशन को ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कहलाया जाता है। ठीक है। जब 10% 20% सिस्टोलिक ड्रॉप हो जाए और 10% डायस्टोलिक ड्रॉप हो जाए, इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना है भाई, किस वजह से हुआ है हाइपरटेंशन, उसको ट्रीट करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी फ्लूइड और वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन की कुछ मेडिकेशन आती है, उसको आपने देना है, जिसकी वजह कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइडलाइन ऑफ फॉर द मेजर ब्लड प्रेशर, यू डू नॉट, अच्छा उसका गाइडलाइन दी कि ब्लड प्रेशर आपने कब लेना है, कैसे लेना है, किस जगह से लेना है, ये बताया। डू नॉट टेक अ ब्लड प्रेशर ऑन आर्म विद आई वी कास्ट ऑन अ डायलिसिस शंट। अगर वो पर्सन जिसको जिस हाथ पर आईवी लगी हो या डायलिसिस शंट लगा हुआ हो, उस साइड से आपने ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। डू नॉट टेक अ ब्लड प्रेशर ऑन अ साइड दैट इज़ द पर्सन हैज़ हेड ब्रेस्ट सर्जरी। वो शख्स जिस साइड पर उसका ब्लड प्रेशर ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, एक फीमेल है, उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, उस साइड पे आपने उसके लेफ्ट साइड पे आपने उसका ब्लड प्रेशर नहीं देखना। ठीक है। उसके बाद है मेजर ब्लड प्रेशर विद द पर्सन सिटिंग और लाइंग। आप ब्लड प्रेशर आप उसको जब बैठ जाए उस टाइम भी ले सकते हो, या खड़ा हो, जिस तरह भी हो आप उसको ब्लड प्रेशर बिठाए उस तरह आप ले सकते हो। अप्लाई द कफ और टू द बार अपर आर्म, डू नॉट अप्लाई द कफ ओवर द क्लोथिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, आप बीपी का जो कफ है आपने उसके हाथ पे बांध देना है, और कपड़े के ऊपर आपने बांधना नहीं है। ठीक है। मेक श्योर द कफ इन फिटिंग इन क्लोजली बट कंफर्टेबल, और आपने ये मेक श्योर करना है कि जो कफ आपने बांधा है वो बिल्कुल टाइटली हो, और क्योंकि जब थोड़ा सा भी वो प्रॉपरली फिट ना हो, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर के अंदर रेट के अंदर उसकी चेंजिंग आती है। यूज़ अ लार्ज कफ
एंड नेसेसरी मेक श्योर द रूम इज़ क्वाइट। बड़ा कफ आपने इस्तेमाल करना है और रूम मेक श्योर होना चाहिए क्वाइट हो, वहाँ पर शोर वगैरह नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर उसके पल्स, उसके जो साउंड है ब्लड प्रेशर की, वो आप सुन सको। इफ़ यू डू नॉट हेयर द ब्लड प्रेशर, वेट 30 and 60 सेकेंड एंड ट्राई अगेन। इफ़ यू स्टिल कैन नॉट हेयर it or you are unsure of your reading, have to nurse check your measurement। आपने क्या करना, एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर चेक किया वो नहीं आ रहा है, फिर 30 से 60 सेकंड बाद आपने दोबारा आपने 30 से 60 सेकंड के बाद दोबारा उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है और रीडिंग करना है कि भाई इसका ब्लड प्रेशर कितना आया है। ये कुछ बताया कि ब्लड प्रेशर के बताया कि एरर किसे कहते हैं, इफेक्ट के ब्लड कफ टू नेरो। अगर ब्लड कफ जो होगा वो नेरो होगा, छोटा होगा, तो उसका हाई ब्लड प्रेशर जो होगा उसके अंदर मसले आएंगे। अगर ब्लड कफ टू वाइड बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा तो लोअर सिस्टोलिक के अंदर मसले आएंगे। तो ये चार्ट आप लोग देख लें, ठीक है। साइन ऑफ अलर्ट वेल असेसिंग द वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बीपी इक्वल टू और ग्रेटर देन 140, ब्लू 90। क्या करना है, अगर ये एक साइन है अलर्ट, आप लोगों ने अलर्ट कब रहना है कि सिस्टोलिक इक्वल टू द ग्रेटर देन या 40। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 है या उससे ज़्यादा है, नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, 120 है या नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें तो उस टाइम अलर्ट रहना है। या 90 से कम आ रहा है तो उस टाइम भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है। और डिस्टोलिक के बाद इक्वल टू द ग्रेटर देन 80 एंड बिलो द 60। अगर डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है अगर 140 से बढ़ जाए तब भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है, और या 90 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाए तब भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है, क्योंकि ये दोनों एबनॉर्मल है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें, अगर ये 80 से ज़्यादा हो जाए और 60 से कम हो जाए तब भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है, नॉर्मल रेंज में होना लाजमी है इसका। इफ़ एबनॉर्मल चेक अदर आर्म एंड शो डू नॉट रीचेक मैनुअली। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने एक दफ़ा चेक किया दोबारा बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक में आपको थोड़ा मसला है तो दूसरे हाथ में आप चेक कर सकते हैं, मगर बार बार आप उसको चेक नहीं कर सकते। पल्स एबव 100 और ब्लू 60, अगर पल्स उसके 100 से ज़्यादा हो या 60 से कम हो, ये भी एक नॉर्मल होते हैं, इसमें भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है और डॉक्टर को बताना है कि भाई इस पेशेंट के पल्स इतने हैं। अगर रिस्पायरेशन 20 से ज़्यादा हो, 12 से कम हो, तब भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है। टेम्परेचर 100 से एबव हो जाए या 96 से कम हो जाए तो अब भी आप लोगों ने अलर्ट रहना है। और पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो अगर 93 से कम हो तब भी आप लोगों ने अलर्ट रहना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।